हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इन जस्ट वन शॉट। ये जो वन शॉट है आपको इस चैप्टर का पूरा फील देगा। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के बाद बस पीवाईक्यू लगाने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बन रहा है। हाँ, और बस यही हमें चाहिए कि इस वन शॉट के बाद आपके मन में कोई भी डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग ना रहे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप सॉल्व करने बैठे और सॉल्व ना कर पाए। तो टेंशन मत लो, आज इस वीडियो में आपको भरपूर मजा आएगा। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लेना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट नोट्स, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन करना है। यहां पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे फाइल सेक्शन में। चैनल पर जाओगे, फाइल में जाओगे और यहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। अगर आपको ये चैप्टर ढूंढना है तो इसके लिए आपको जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन कई बार लिंक आप जानते हैं एक्सपायर हो जाती है, काम नहीं करती है। तो फिर क्या होता है, आपको टेलीग्राम पे जाकर के नाम से सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। स्टार्ट करें, बस घबराओ मत। आप इस 1 घंटे के बाद आप फील करोगे कि हाँ, सर ने जैसा स्टार्टिंग में बोला था वैसे ही मुझे फील हो रहा है और इस चैप्टर में अब तो मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि जो बुक है ना, ये जो बुक है, ये बुक कैसे कलर की है, तो आपने कहा सर ये तो व्हाइट कलर की बुक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, ये तो ग्रीन कलर की बुक है। नहीं, ये व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन। आप कह रहे हो व्हाइट, जो कि सही है, और मैं कह रहा हूं ग्रीन, वो भी सही है क्योंकि ये मेरी साइड से ग्रीन है। समझे? तो इसके पास जो ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। जबकि अगर आप इसके एक साइड से ही सिर्फ देख रहे हो तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ कैसा कलर दिखाई पड़ रहा है, आपको इसका सिर्फ व्हाइट कलर दिखाई पड़ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस बुक के पास दोनों ही कलर है, लेकिन एक साइड से देखने पर सिर्फ एक ही कलर दिखाई पड़ता है। कलर कितने? कलर तो डुअल है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही कलर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यही है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ये सर क्या क्या रट्टा है, तो आप इस चीज को समझो कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, इसका जो नेचर है कैसा है, ये वेव नेचर है। क्या है? वेव नेचर। क्योंकि कुछ फेनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम वेव थ्योरी की हेल्प से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते थे और इनको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ साइंटिस्ट जैसे कि हर्ट्ज हो गए, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड हो गए और उसके बाद आइंस्टाइन हो गए, इन्होंने कहा कि लाइट का जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है। और फिर उसके बाद काफी जो लंबा जो आर्गुमेंट है वो होती रही। कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइट का वेव नेचर है और कुछ कह रहे हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। फिर किसी ने समझाया कि भाई देखो, ऐसा है कि जरूरी नहीं होता कि मेरे पास, अगर आज मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया हूं, आपको व्हाइट शर्ट में दिख रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ ये व्हाइट शर्ट ही होगी। भाई मेरे घर पे ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो क्या मैं, अगर मेरे पास सारी शर्ट है तो क्या एक ही दिन सारी शर्ट पहन के आ जाऊं, बोला सारी दिखनी चाहिए तब तो हम मानेंगे? नहीं ना। अगर मैं सिर्फ आज व्हाइट पहन के आया हूं, इसका मतलब है कि आज मैं व्हाइट पहन के आया हूं, व्हाइट शो करा रहा हूं, मेरे पास और भी शर्ट्स हैं। तो यही बात है लाइट के लिए भी कि लाइट अगर किसी फेनोमेना में, पोलराइजेशन में, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में अपने वेव नेचर को, वेव प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ वेव नेचर हो, क्योंकि वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहा है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये समझेंगे। तो फिर यहां से ये बात निकल के आई कि लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। लेकिन एक टाइम पे लाइट एक ही प्रॉपर्टी को रिवील करती है, एक ही प्रॉपर्टी को शो करती है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि लाइट और रेडिएशन हैज डुअल नेचर। उसके बाद फिर एक टाइम के बाद साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, जिसको आप डिब्रॉय के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वेव और पार्टिकल, तो उसी तरीके से पार्टिकल मतलब मैटर के पास भी दोनों नेचर होंगे, पार्टिकल खुद और पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होगा। इस चीज को हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया डुअल नेचर का, जिसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्लियर नाउ? तो ये वेव और पार्टिकल नेचर हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम इस चैप्टर के डेप्थ में जाएं, कहानी को समझे, उससे पहले हमें जो है इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना चाहिए कि देखो क्या होता है। क्योंकि देखो वेव नेचर तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले,
अब इस चैप्टर में हम सब कुछ पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा, तो मान के चलो कि यहां पर जो सवाल है हमारा वो ये है कि मान के चलो कि मेरे पास एक मेटल है और आप ये जानते हैं कि उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो लेट्स से मेरे पास ये मेटल है और उस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप ये भी जानते हो कि ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली अरेंज होने के साथ साथ इधर उधर रैंडम मोशन भी करते हैं। दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो मतलब सभी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं और इनकी एनर्जी भी अच्छी खासी है क्योंकि टेम्परेचर से इनको थर्मल एनर्जी मिलती है और इस तरह से रैंडम मोशन करते हैं। दैट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। पक्का? तो सवाल ये उठता है कि मेटल के पास तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर क्यों नहीं निकलते? तो आंसर ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल से बाहर निकल पाए, क्योंकि मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए इनको ना एक अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलें कि अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है जनरली, तो क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मतलब नेगेटिव बाहर गया, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, इसको वापस से अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से आसानी से बाहर नहीं जा सकता। इस इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये अट्रैक्ट करे, इससे पहले बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस यहां पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, इनके पास अभी एनर्जी तो है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपनी मेटल सरफेस से बाहर निकल पाए। तो हमें वो एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी वो देनी पड़ेगी। हाँ, तो वो जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझे? जैसे मान के चलो कि सर मिनिमम एनर्जी की क्यों बात कर रहे हैं, मैक्सिमम क्यों नहीं? तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आप कितनी भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो 3 देने पे भी निकल जाएगा, 4 पे भी निकल जाएगा, 5 पे भी निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें एनर्जी देनी होगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को बाहर निकले। ठीक? तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए कि ये अपनी मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकल सके, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि सीजियम के लिए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सीजियम के इलेक्ट्रॉन को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम एनर्जी अगर मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने एटलीस्ट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल दी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस से बाहर निकल आएगा। समझ में आ रही बात? तो वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। ठीक? अब देखो क्या होता है, ऐसे मान के चलो कि मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि आपको मेले जाना है। अब मेले जाना है तो कम से कम यहां का जो टिकट है ना वहां तक पहुंचने का, बस का, ऑटो का, किसी का भी, वो 50 रुपए है और उसके बाद खाने पीने का खर्चा अलग है। तो अगर मैं आपको 50 रुपए से कम देता हूं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जो मिनिमम चार्ज है, या ऐसे मान के चलो भाई जो कहीं पे जाने की एंट्री फीस है वो 50 रुपए है, उसके बाद घूमने फिरने का तो अलग है, खाने पीने का अलग है। तो अगर मैं आपको 50 रुपए से कम देता हूं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मैंने आपको 500 दे दिए तो मजे ही मजे, 50 में घुस जाएंगे, 450 में जो है मजे करेंगे। मैंने आपको 5000 दे दिए तो 50 में घुस जाएंगे, बाकी के जो है मजे करेंगे। हाँ, 10,000 दे दिए तो 50 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए ना, उससे कम में काम नहीं बनेगा ना, और बाकी मिल जाएंगे तो मजे करेंगे। तो बस ऐसा ही है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो रिक्वायर्ड है ही, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दोगे 2.14 से ज्यादा, तो क्या होगा कि बाकी ये इसके मजे कराने में, मतलब इसको भगाने में, इसको काइनेटिक एनर्जी गेन कराने में हेल्पफुल होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इससे ज्यादा अगर आप ये देंगे
तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। क्लियर नाउ, तो सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर है नाउ, तो मेटल सरफेस को अगर मैंने कहा कि वर्क फंक्शन प्रोवाइड करा दिया हमने, दैट मींस हमने उसको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करा दी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल सकता है, सरफेस को छोड़ सकता है। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड, बोला सर फूंक मार दो, बोला कुछ कुछ, हाँ तो बेसिकली क्या बोला, उछल उछल के जो है इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने कुछ मेथड्स होते हैं। वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विल एमिट आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने के देयर आर 4 मेथड्स, 4 मेथड होते हैं। कौन से? थर्माइनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। इन सभी एमिशन को मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिट करने के मेथड को अभी हम समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। देखो थर्माइनिक एमिशन आप समझते हो, थर्म मतलब हीट, थर्म मींस हीट या टेम्परेचर। तो अगर मान के चलो कि मेरे पास ये एक मेटल है, मेरे पास ये एक मेटल है और उस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी क्या होता है कि जब मैं इस मेटल को हीट करता हूं तो हीट करने से क्या होता है, इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एनर्जी होती है ये बढ़ जाती है, और थर्मल एनर्जी बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। तो बस इनको अगर वर्क फंक्शन की जितनी या उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बोला थर्माइन या थर्मो इलेक्ट्रॉन, थर्मो इलेक्ट्रॉन। तो ये हीट देकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, ये एक मेथड हो गया। इस मेथड को हम बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। क्लियर नाउ, नेक्स्ट होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि आपको सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो भी क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक मेटल है, फिर से मेटल सरफेस, और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप भी देखिए, लेट्स से ये हमारे पास मेटल सरफेस है, तो हमने क्या किया कि यहां पर पॉजिटिव 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 चार्ज बना दिया, और यहां पर ये एक हमने ये इसको हाईली पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है, बहुत हाई टेंशन बैटरी है, और ये दूसरे वाले एंड को हमने अर्थ कर दी। सर्किट तो क्लोज होगी तभी तो काम बनेगा, तो इस प्लेट को हाईली पॉजिटिव बनाया और उसके नेगेटिव पार्ट को हमने अर्थ कर दिया। ठीक, तो सर्किट पूरी हो गई अर्थिंग करने से। अभी क्या होगा, ये अगर ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके ये बाहर निकाल लेगी। देखो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल अगर बाहर इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आसानी से खींच सकती है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके मेटल के अंदर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट ये मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के डायरेक्ट बाहर खींच सके। क्लियर है? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास फील्ड एमिशन, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंडरी एमिशन। तो अभी सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, तो देखो क्या होता है, इसे मान के चलो कि आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये मतलब किसी पानी में आपकी बॉल चली गई, ठीक, बहुत बॉल गई होगी बचपन में, हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपने कभी नाली में से हाथ डाल के बॉल निकाली है। हाँ सुनो, बात समझना। तो अभी क्या हो रहा है, हाँ कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपका। मान के चलो कि किसी नाली में, नहर में आपकी जो है पानी में बॉल चली गई, तो अब आप क्या करोगे, अब आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आप एक डंडा लेके आए, वो भी नहीं पहुंच रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन आराम से मस्त एक पत्थर ढूंढेंगे और उस पत्थर को उस बॉल में मारेंगे ताकि वो बॉल आगे बढ़ जाए। ऐसे होगा नहीं होगा? तो बेसिकली हमने क्या करा कि एक पत्थर उठाया और पत्थर को डायरेक्ट उस बॉल में हिट कराया, और वो बॉल जैसे ही पत्थर पड़ेगा, जैसे ही पत्थर पड़ेगा उस बॉल में, वो बॉल जो है जंप करके बाहर जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? एक में नहीं जाएगी तो दो में चली जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पत्थर देखे हमने बॉल बाहर निकाली, ये एनर्जी देने का ही तो तरीका है ना? तो सेकेंडरी एमिशन में भी ऐसा होता है कि जो पत्थर आप मार रहे हो वो हिट करेगा और जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अभी समझो कि यहां पे कौन सा पत्थर मारेंगे हम, देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेटल हो सकता है। इस मेटल में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया। ठीक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया। इसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको?
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकराएगा, ये टकराएगा और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अगर वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ करके बाहर हो जाएगा और इसका नाम हम रख देंगे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया तो ये हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो भाई इस तरह के एमिशन को, इस मेथड को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी वाला, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, देन ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक तरीका। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसने जो है बहुत सारे लाइट के राज खोले। हाँ, ये एकदम बढ़िया सा जो है कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट फेनोमेना है। हाँ, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को एक्सप्लेन किया। हाँ, तो उनको नोबेल प्राइज मिला। हालांकि उनसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को कुछ और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था इस पर, वो हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक ऐसा फेनोमेना, फोटो मतलब लाइट या रेडिएशन। तो यदि हम किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं तो रेडिएशन से क्या होता है, रेडिएशन क्या है, एनर्जी का ही तो सोर्स है। रेडिएशन क्या कैरी करती है, वेव क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है। तो अगर हमने रेडिएशन को किसी सरफेस पर इंसिडेंट कराया तो रेडिएशन आने से उस सरफेस के, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और जब उन इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, एमिट कर जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि रेडिएशन आती है, मेटल सरफेस पर पड़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर। अब सवाल यहां से बहुत सारे बनते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या सर हम अपने डेली लाइफ में जो लाइट जो पड़ रही है हमारे किसी भी लोहे की चेयर के ऊपर, लोहे के बर्तन के ऊपर या लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या मेटल के ऊपर, तो वो भी तो लाइट आ रही है, वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए और वहां से भी इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस को छोड़ के जाना चाहिए। तो क्या लाइट पड़ने से हमारे डेली लाइफ में जो मेटल्स रखे हैं उनमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं क्या? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, क्योंकि रेडिएशन जो आके उन पे पड़ेगी उसकी एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। सर क्या नेसेसरी कंडीशन? देखो, रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और उसके बाद ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर। लेकिन यहां पर कैच ये है कि वो रेडिएशन ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। बोलो सर ये कौन सी नई बात आ गई? देखो मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी जो वेव जो आ रही है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जैसा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे कि गामा रे, गामा रे सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और मोस्ट पेनिट्रेटिंग रे होती है कि नहीं होती? आप सभी लोग जानते हैं ना। तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है, गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसी है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है। गामा रे की फ्रीक्वेंसी कैसी है? मैक्सिमम है। अब गामा रे की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसकी एनर्जी भी कैसी है? मैक्सिमम। तो हमें भाई बहुत पहले से पता है कि एनर्जी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंडेंट है। तो इसकी एनर्जी भी कैसी है? मैक्सिमम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। तो जो रेडिएशन जो आ रही है हमारे सराउंडिंग में, इन हर रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और जब तक किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होगी जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है, तब तक वो रेडिएशन वो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करा सकती। तो हमारे जो आसपास, जो सराउंडिंग में, जो डेली लाइफ में जो हम पर लाइट पड़ रही है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल लाइट इज विजिबल लाइट। कैसी लाइट है? विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट की रेडिएशन इतनी नहीं होती, सभी कलर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक आध को छोड़ दे दो, कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा पाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो कम से कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरे तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इनके पास ही इतनी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। अगर हम विजिबल लाइट की भी बात कर लें तो आप ये देखेंगे, विबग्योर की मैं बात करूं, विबग्योर, तो आप ये देखो कि
विबग्योर की भी मैं अगर बात कर रहा हूं, विजिबल लाइट जो होती है ये आपके 7 कलर की होती है। तो आप इसमें से क्या देखते हैं कि जो रेड कलर है, रेड की तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम। जबकि वॉयलेट, वॉयलेट जो है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी भी 7 कलर्स में से इसकी सबसे ज्यादा। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि विजिबल लाइट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो वॉयलेट, इंडिगो है, वॉयलेट और इंडिगो है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जैसे कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, तो विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि रेडिएशन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो जब तक उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जिसकी औकात इलेक्ट्रॉन निकालने की है, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए रेडिएशन की कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप मुझे बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेली लाइफ में जो भी रेडिएशन मेटल पे पड़ रही है, उनमें सभी रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर उसको वो नहीं, जैसे मान के चलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे ये थ्रेशोल्ड टर्म है ना, ये यूट्यूब पे बड़ा यूज करा जाता है। जैसे आप ये मान के चलो कि जब तक $100 आपके पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। हाँ, तो जो $100 है ये थ्रेशोल्ड अमाउंट है कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, 99 भी होगा तो पेमेंट नहीं आएगा, फिर अगले मंथ को जुड़ के आएगा। मतलब जब तक $100 नहीं हो जाते तब तक पेमेंट नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना। तो ये जो थ्रेशोल्ड टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है। अभी देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम थोड़ा सा इसका पास्ट को जाने, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है ना, वो की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। हर्ट्ज, ये वही हर्ट्ज है जिनके नाम पर आज हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट को जानते हैं। देखिए इसके बाद ना इन्होंने सिर्फ इसके बारे में बताया कि ऐसा देखो हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये दी दो अलग अलग साइंटिस्ट जिनका नाम था हॉलबॉक एंड लेनार्ड। इन्होंने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ये रिलेशन है, इंटेंसिटी और एनर्जी का ये रिलेशन है। हाँ, जैसे आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं वैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कोई टाइम लैग वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूरा दिया। तो उस चीज को एक्सप्लेन करा एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट एक्सप्लेन किया और उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज। समझे। तो आप ये देखें कि इस एक्सपेरिमेंट को, जिसको आज हम 10 मिनट में समझ लेंगे, उसके पीछे कितने सारे साइंटिस्ट की बहुत सारी मेहनत है। देखो हॉलबॉक एंड लेनार्ड ने फिर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या चीजें उन्होंने नोटिस करी, ये हम समझ लेंगे। देखो उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो मैं आपको एक बेसिक सा डायग्राम बताऊंगा। चीज अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिल जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सा हमें क्यों भी लगता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले एक उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली और इस ग्लास की ट्यूब में यहां पर एक विंडो बनाई। ये विंडो है क्वार्ट्ज की। किसकी है? ये विंडो है क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूवी रे को एब्जॉर्ब नहीं करता। अदरवाइज नॉर्मल ग्लास होगा तो वो यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां से यूवी रे आएंगी कुछ इस तरीके से। आप कोई और रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यूवी रेडिएशन को बताया तो हम भी यहां पर यूवी रेडिएशन का ही यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर आप ऐसे मान के चलें कि ये एक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड है और एक और इलेक्ट्रोड हम यहां पर यूज करते हैं। तो चलो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, दोनों का साइज है सेम ही है। चलिए तो ये आपके पास, ठीक है ना, वेट, चलो तो ये हमारे पास क्या हो गई? एक इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड कैसी है? इस इलेक्ट्रोड पे लाइट आएगी तो इस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया कैथोड है। ठीक, कैथोड क्यों? क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। और इसका नाम है एनोड। इसका नाम एनोड क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। ठीक, चलिए फर्दर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहां पर कनेक्शन करते हैं। कैथोड का कनेक्शन हमने बैटरी से किया,
क्योंकि कैथोड है तो भाई नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एनोड का कनेक्शन हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया और यहां पर लगा दिया एक एमीटर। एमीटर का काम आप जानते हैं कि करंट में मतलब सर्किट में करंट को मेजर करेगा भाई करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब करंट क्यों बनेगा? करंट इसलिए बनेगा क्योंकि अगर यहां से रेडिएशन आएगी और क्योंकि यहां पर क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पर वैक्यूम क्रिएटेड है। वैक्यूम में क्या है कि किसी भी तरह कोई और मीडियम नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो डायरेक्ट यहां तक पहुंचेंगे। एनोड और कैथोड हमने क्यों लगाए? कैथोड का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा तो उस कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। और यहां पर क्या है, एनोड पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप ये देखेंगे कि इस एमीटर में डिफ्लेक्शन कब होगा, या मीटर या गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कब करता है? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इंसिडेंट कराने से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए कहां पहुंचेंगे? ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए पहुंचेंगे एनोड के पास, अदरवाइज यहां वहां भी जा सकते हैं, तो एनोड इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और कि ये एक यूवी रे का बल्ब हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यूवी रे का बल्ब। यूवी रे का हमने बल्ब यूज किया, तो यूवी रे बल्ब हम ऐसा बोल दें, या मैं सिंपल यहां पे लिख देता हूं यूवी रेडिएशन या यूवी रेज। देखो अगर मेरे पास एक बल्ब है ना वो 100 वॉट का, 100 वॉट का, दैट मींस उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रांग है। 200 वॉट का बल्ब इंटेंसिटी ज्यादा, 300 वॉट का बल्ब इंटेंसिटी और ज्यादा। ठीक। अब यूवी रेंज की भी यूवी रे की भी एक रेंज होती है, जैसे इतनी फ्रीक्वेंसी से लेकर के इतनी फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको यूवी रेडिएशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हॉलबॉक एंड लेनार्ड ने कुछ चीजें सामने लेकर के आए जिन पर हमने कुछ डिस्कशन कर भी लिया है। पहली बात इन्होंने क्या बताई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आती इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मीटर में जीरो रीडिंग शो करेगा। फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हो जाएगी इस एमीटर में करंट आपको देखने को मिलता है। That means threshold frequency is necessary to emit electron। फिर उसके बाद उन्होंने जो जो चीजें नोटिस करी, जो चीजें उन्होंने नोटिस की ना उनको ही बता दिया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि इन्होंने बताया इसी एक्सपेरिमेंट में, मैं इसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं कि हॉलबॉक एंड लेनार्ड ने बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या उससे पहले देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड बाय एनी सब्सटेंस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको आपने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिटरमाइंस द काइनेटिक एनर्जी। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि पहले इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम थी लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई थी तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें करंट आने लगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी से बढ़ती है एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ने से इन्हीं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या नोटिस की कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज उन्होंने नोटिस की कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कहने का मतलब आसान भाषा में कि करंट, देखो जितने ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे एक सेकंड में उतना ही ज्यादा एमिटर रीडिंग शो करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है कि पहले 100 वॉट का बल्ब था अब 200 वॉट का लगा दिया तो जो है नंबर एमिटेड पर सेकंड डबल हो गए करंट यहां पे। फिर उसके बाद आपने जो 300 वॉट कर दिया तो ट्रिपल हो गए, 400 वॉट कर दिया तो 4 गुना हो गए, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे आप इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंज हो रहा है। हां, यह बात भी है कि आप एक पर्टिकुलर रेंज तक ही करंट को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, आप 10,000 वॉट का बल्ब लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही करंट बढ़ सकता है। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेशन। क्लियर? तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो यहां पर हमें 3 बातें समझ में आई। क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी है, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, चौथी बात ये हो गई कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या कितना करंट बनेगा। दूसरे शब्दों में यह डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्या है यहां पे, नेक्स्ट ये भी है, द टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज निल, मतलब जीरो ही है। यहां पर एक और चीज सामने आई कि जो रेडिएशन जो इस पे पड़ी, जैसे ही रेडिएशन पड़ेगी इसमें कोई टाइम लैग नहीं हो, जैसे ही रेडिएशन पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे रेडिएशन पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन निकला। तो यही चीज लाइट का पार्टिकल नेचर रिवील करती है कि अगर लाइट एनर्जी होती तो सिर्फ अगर लाइट सिर्फ वेव होती तो ये यहां पर एब्जॉर्ब करता और जो है उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता। बट हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर लाइट वेव की तरह वेव नहीं कर रही, यहां पे लाइट पार्टिकल की तरह वेव कर। जैसे ही बॉल में वो एग्जांपल दिया था कि अगर पानी में कोई जो है बॉल पड़ी, आपने पत्थर दिया तो फिर क्या होगा कि पत्थर जैसे ही जो है उस बॉल से टच करेगा, स्ट्राइक करेगा, वैसे ही वो बॉल आगे बढ़ जाएगी। तो वो कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां पर ये बताया जा रहा है कि लाइट कुछ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ये पार्टिकल आता है, इससे स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन से और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। दैट मींस यहां पर कोई टाइम लैग नहीं है, लाइट जैसे ही आती है वैसे इलेक्ट्रॉन सट बाहर। समझ में आया? तो ये क्या है, ये बेसिक लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, मतलब हॉलबर्ग और लेनार्ड ने जो चीज ऑब्जर्व करी उसी को बना दिया गया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब इसी हॉलबर्ग और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है सर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको इसी एक्सपेरिमेंट में, मतलब इसी डायग्राम में थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? किसी डायग्राम में हमें लगाना पड़ेगा एक कम्यूटेटर। क्या लगाना पड़ेगा? कम्यूटेटर। ठीक, वैसे तो हम आसान से शब्दों में भी चीजों को समझ सकते हैं और वैसे ही समझेंगे, लेकिन यहां पर ना एक कम्यूटेटर लगाया जाता है। सर ये कम्यूटेटर क्या होता है? तो देखो मैं आपको बताऊं, कम्यूटेटर का मतलब मैंने आपको बताया, कम्यूटेटर का काम होता है पोलैरिटी को चेंज करना। जैसे अगर ये वाली प्लेट प्लस है और इसको मुझे माइनस करना है, तो बस वायर को घुमा देने का सिस्टम है, जो है ना वायर को एक्सचेंज करने का सिस्टम है, उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। देखो क्या होता है कि यहां से ना, यहां से हमने इस तरीके से कनेक्शन करा, ऐसे कि एक वायर यहां से और एक वायर घुमाते हुए क्रॉसिंग करके यहां से। अभी क्या होगा कि अब हमने क्या किया कि यहां पर रियोस्टेट वगैरह लगा दिया, ये सिस्टम है। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है? बैटरी है। अभी ये प्लस है और ये माइनस है। कम्यूटेटर, ऐसा डायग्राम आपने बुक में देख लिया होगा। ये जो सिस्टम है ये वाला, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक, तो अगर मैं ये वायर ना, ये वायर अगर मैं इस वायर को कनेक्ट करा दूं, ये वाले वायर को अगर मैं कनेक्ट करा दूं यहां पे, समझे? तो मतलब इसको घुमा के ना मैं कनेक्शन बदल सकता हूं, आसान सी बात ये है। ठीक, तो अभी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टर्म होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि जो इलेक्ट्रॉन जो इस साइड आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल के एनोड की साइड बढ़ रहे हैं, अगर हम उनको रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो रुकेंगे कब? तो वो रुकेंगे जब अभी एनोड तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एनोड तो उसको, इन इलेक्ट्रॉन को जो यहां से आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एनोड तो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब तक एनोड इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करता रहेगा, तो तब तक इलेक्ट्रॉन जो है उस साइड भागते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव करें, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल भी कर दिया ना, फिर भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल प्लेट के बीच में अट्रैक्शन बनता रहेगा। समझे? तो हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो यहां से जा रहे हैं, जिनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है रुक जाएं, अब करंट ना बने। तो हमें चाहिए कि हम इस एनोड के पोटेंशियल को घटाते घटाते क्या कर दें? नेगेटिव कर दें। क्या कर दें? नेगेटिव कर दें। और जब हम एनोड का पोटेंशियल क्या कर देंगे, जब हम एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव कर देंगे, तो हम ये देखेंगे कि रिपल्जन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। ये एनोड का पोटेंशियल कैसा करना है? एनोड का पोटेंशियल कैसा करना है? एनोड का पोटेंशियल हमें नेगेटिव करना है।
नेगेटिव करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रुकने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 वोल्ट पोटेंशियल किया माइनस में, तो हमने देखा कि भाई अभी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो रुक गए, लेकिन थोड़ा बहुत करंट इस एमीटर में अभी भी शो कर रहा है। तो हमने पोटेंशियल को कम करके 15 वोल्ट कर दिया। हमने देखा कि अभी भी हल्का सा करंट जो है इसमें है, मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन रुके नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन के पास कम, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो है सरफेस से जस्ट बाहर से आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से आए, पहले सरफेस तक गए और फिर आगे बढ़े। तो कुछ इलेक्ट्रॉन को कम चलना पड़ा, सरफेस से ही आ गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलना पड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो भाई आप ये देखें कि -15 वोल्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। हमने क्या देखा कि जो है पोटेंशियल और माइनस में करा, तो और देखा कि अब जो है करंट की वैल्यू बहुत कम हो गई। लेट्स से -20 वोल्ट पे हमने देखा कि भाई अब इसमें बहुत बहुत माइनर करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू को और कम किया, मतलब इस एनोड के पोटेंशियल को और कम किया, और हमने कम करते करते मतलब कितना कर दिया, -21 वोल्ट। कितना कर दिया, -21 वोल्ट। तो हमने क्या देखा कि -21 वोल्ट पे सभी इलेक्ट्रॉन्स अब रुक चुके हैं, एमीटर में कोई करंट जो है यहां पर शो नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि एनोड की वैल्यू को आप नेगेटिव करो, और आप जब तक नेगेटिव करते रहो जब तक कि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो ना रुक जाए। और जैसे ही वो रुक जाएगा तो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बताओ जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनोड को दी गई वो नेगेटिव वैल्यू है पोटेंशियल की, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है, दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द एनोड। समझे? तो बताओ जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड दैट कैन इवन स्टॉप द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोला सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रोक दे एनोड की दी गई नेगेटिव वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं या काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट है? जरा सोचो कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि हमें और ज्यादा ताकत से रिपेल करना पड़ेगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 21 की जगह 22, 23 बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो रोकने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आप ये देखते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। समझ गए? ऐसा मत बोलना कि नेगेटिव में जा रहा है तो सर डिक्रीज हो रही है। समझे? वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। समझे? तो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। अब मान के चलो काइनेटिक एनर्जी आपने और बढ़ा दी तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी रिपेल करने के लिए। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट यहां पर एक पॉइंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा होगी तो जो देर में रुकेगा, एनर्जी कम होगी तो जल्दी रुक जाएगा। अब मान के चलो 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 2000 आए, अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है तो सभी एक ही पोटेंशियल से रुक जाएंगे। समझे? तो इंटेंसिटी ये कोई फैक्टर है ही नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कम इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का और एनर्जी का कोई भी इफेक्ट जो है कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी सॉरी इंसिडेंट, मैंने गलत बोला क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर? नाउ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अभी मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बताता हूं कि ग्राफ किस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है? चलिए, तो हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ कुछ बहुत जरूरी ग्राफ है। ग्राफ फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखेंगे आप सेम इंटेंसिटी। चलिए, सेम इंटेंसिटी अगर है तो क्या होगा, और डिफरेंट इंटेंसिटी है तब क्या होगा। चलो दोनों सारी चीजें बताता हूं आपको। देखिए, तो अभी हमें ग्राफ बनाना है अलग अलग फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। तो देखो जरा, आपको यहां पे समझना है
कि सबसे पहले यहां पर हम एक एक्सिस बनाएंगे, इस एक्सिस पे हम लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस एक्सिस पे हम लिखेंगे कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर मतलब एनोड को दिया गया पोटेंशियल, एनोड को पोटेंशियल देंगे वही तो आएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में, कलेक्टर जो कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कलेक्टर पोटेंशियल, या सिंपल एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस साइड आएगा, कहां आएगा, इस साइड आएगा, नेगेटिव है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इस साइड लिखेंगे, नेगेटिव वाली साइड। चलिए तो अभी हम क्या देखते हैं कि लेट से यहां पर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम और स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। देखिए जरा, इसके बाद आप भी देखो कि इसके बाद आप भी देखिए यहां पे कि यहां पे मान के चलो कि ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V1 वोल्ट, ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V2 वोल्ट, और ये एक अगला स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको हम नाम दिया V3 वोल्ट। यहां पर क्या हो रहा है कि लेट से जो रेडिएशन आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 थी, फिर जो दूसरी रेडिएशन आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी ν2 थी, फिर जो तीसरी रेडिएशन आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी ν3 थी। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हम तीन फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ν3 बड़ी है, ν2 बड़ी है और ν1, ये इस तरीके से अगर ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी क्या होगा, आप भी देख रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बढ़ रहा है अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो। यहां पर आप ये देखिए कि तीनों में जो करंट है, तीनों में जो करंट है ये सेम करंट है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तीनों में कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो करंट है ये कैसा है, तीनों में सेम करंट है। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन करंट कैसा है, सेम है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं सेम करंट, सेम करंट, या सेम इंटेंसिटी आपको यहां पर दिया जाता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन इंटेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी सेम है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो ग्राफ आपके लिए होता है दैट इज कि अभी हमें यह बताना है, अभी हमें यह बताना है कि ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच का ग्राफ हमें बताना है, ग्राफ जो है बिटवीन डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए ये ग्राफ है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, और यहां पे आप लिख सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है तो ग्राफ कैसा जाएगा। तो देखिए जरा, इसके लिए भी हमने सेम किया कि इस एक्सिस पर हमने क्या बताया, इस एक्सिस पे हमने बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पे हमने बता दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मैं इस एक ही साइड लिखूंगा। तो आप भी देखेंगे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, मतलब एनोड का पोटेंशियल। नाउ अभी समझो, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा सभी के लिए। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली चीज तो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो इंटेंसिटी भले ही अलग अलग हो लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो आप यहां पर डायग्राम देखें और हम ये देख सकते हैं कि देखो यहां पे समझिए आप चीजों को कि देखो ये एक रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी है कुछ I1, I1 इंटेंसिटी पर आपको मैक्सिमम इतना करंट मिल रहा है, इतना। ठीक, फिर आपने देखा कि एक पर्टिकुलर जो है इंटेंसिटी के बाद क्या होता है कि करंट सैचुरेट हो जाता है। आपने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है करंट सैचुरेट हो गया। ये पहले तो करंट बढ़ा फिर उसके बाद सैचुरेट, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, उस पे आप भी देखेंगे कि आपने और इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट इस बार बढ़ा लेकिन एक टाइम के बाद फिर से सैचुरेट हो गया, अब नहीं बढ़ रहा है। फिर आपने देखा कि भाई आपने और इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट बढ़ा लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेट हो गया।
आप भी देखेंगे तीनों बार यहां पर आप भी देख रहे हो कि इंटेंसिटी जो है ये I3 बड़ी है, I2 छोटी है और I1 उससे भी छोटी है। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो V, ये कैसा है, तीनों का सेम है। तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, सेम है। क्लियर है बात? तो आप यहां से समझ सकते हैं, ये आप इसको V0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपना ये ग्राफ हो गया बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट के लिए ग्राफ हो गया। नेक्स्ट आपको ये भी समझ लेना है कि अगर हमें ग्राफ बनाना है, हम अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, चलिए यहां पर आप लगाएं। एंड दूसरा है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। देखो अभी क्या है कि अगर हमें इनका ग्राफ बनाना है तो आप इसको यहां पे मैंने और नहीं लगाया, मैंने ये फर्स्ट ग्राफ हो गया और ये सेकंड ग्राफ हो गया। तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ रिलेशन समझना होता है और उस रिलेशन को हम समझेंगे थोड़ा सा बाद में, क्योंकि इसके लिए हमें जो आइंस्टाइन की इक्वेशन के बारे में जानना होगा। तो इसको हम थोड़ा स्लाइड करके नीचे खिसका देते हैं और आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक और ग्राफ बनाना है, तो उस ग्राफ को मैं यहां पर बता देता हूं। तो आप यहां पर लिखेंगे ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ जरा, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा हो, क्या इन दोनों कोई रिलेशन है? आंसर है कोई रिलेशन नहीं। तो यहां पर ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी, इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो भाई ये जो लाइन है ये सीधी जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट है। कैसी है? इंडिपेंडेंट है। नाउ इसी तरह से जो सेम ग्राफ हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी और करंट का बन जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहां पर हमने इतनी सारी चीजें देखी, उसके बाद हमें समझना है कि जो लाइट की जो वेव थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें क्या जो है लिमिटेशंस निकल के आ रहे हैं, मतलब लाइट की जो वेव थ्योरी है वो कहां पीछे रह रही है इस पार्टिकल थ्योरी से। इसको पार्टिकल थ्योरी या वेव जो है, क्या बोलना चाहिए, हाँ यही कहना चाहिए, क्योंकि मैंने पार्टिकल अभी समझाया नहीं है आपको, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर शांत हो गया कि पार्टिकल थ्योरी इसको क्यों कहा। क्योंकि देखो आगे एक साइंटिस्ट होने वाले हैं जिनका नाम है आइंस्टाइन। तो इन्होंने बताया कि जो लाइट है ये फोटोन से मिलकर के बनी है, और फोटोन इन्होंने बताया किस तरीके से आकर के इलेक्ट्रॉन को एमिट करा रहा है। तो यहां पर ना ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो रही थी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रेडिएशन इसको स्ट्राइक कर रही है, रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है, जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है विदाउट टाइम लैग। तो जो विदाउट टाइम लैग वाली बात है ना, ये चीज हमारे लिए सपोर्ट करती है कि हाँ लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, क्योंकि लाइट जाएगी कोई टाइम नहीं लगा, जैसे पार्टिकल हिट करता है बॉल आगे बढ़ जाती है, वैसे जो है लाइट में हो रहा है, रेडिएशन में हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है कि भाई यहां पर ना विदाउट टाइम डिले, बिना किसी टाइम डिले के इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, ये चीज प्रूव करती है लाइट के पार्टिकल नेचर को। तो कह रहे हैं साइंटिस्ट कि अगर वेव होती तो कुछ टाइम लगता, समझे। आज तो हमें पता है कि दोनों है नेचर इसके पास। और एक और चीज क्या कह रहा है कि वेव थ्योरी में ये चीज पढ़ने को मिल जाती है कि जो इफ एनर्जी ऑफ वेव इंक्रीजेस, यहां पे चीज क्या पढ़ने को मिलती है वेव थ्योरी में, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि पार्टिकल थ्योरी में हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जबकि जब हमने वेव पढ़ी हुई थी तो वहां पर जो है बताया गया कि एनर्जी ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, जो कि गलत साबित हो गई, और इसके बाद
अगर हम बात करें वेव थ्योरी की, तो वेव थ्योरी में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं किसकी, ये लिमिटेशंस है वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। देखिए अभी हमें पढ़ना है फोटोन और उसकी प्रॉपर्टीज। देखो अभी हमने समझ लिया कि क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हमने देखा, इसमें लाइट इंसिडेंट हुई और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, तो ऐसा वेव में नहीं होता है, ऐसा होता है लाइट के पार्टिकल नेचर में या रेडिएशन के पार्टिकल नेचर में। तो कहा गया कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, तो इसका नाम क्या है, तो उसका नाम रखा गया फोटोन। तो कहा जाता है कि जो रेडिएशन या लाइट है ये फोटोन से मिलकर के बनी हुई है। किससे मिलकर के, फोटोन से मिलकर के, जो कि बेसिकली इसके रेडिएशन के पार्टिकल नेचर का एक रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर। तो देखिए फोटोन क्या होता है, आप सभी लोग वैसे तो फोटोन से पूरी तरह से फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो आपको बताएं कि भाई जो आसान भाषा में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि फोटोन एनर्जी का एक पैकेट है, एनर्जी का एक बंडल है। और जब एक फोटोन मतलब लाइट का ये जो पार्टिकल है, इसको आप लाइट का पार्टिकल भी कहते हैं, जब ये फोटोन किसी भी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो ये फोटोन खुद डिस्ट्रॉय होकर के, खुद फूट करके अपनी एनर्जी उस फ्री इलेक्ट्रॉन को देता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि हर बार फोटोन आए और डिस्ट्रॉय हो जाए। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहां पर जो है फोटोन आकर के रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि फोटोन आता है और ये जो फोटोन अपनी एनर्जी देता है और इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, ये ऐसा बोलूं कि इस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली बाहर निकल जाता है, तो हमने इसको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये क्यों हुआ, फोटोन के कारण। नाउ अभी समझिए, हर फोटोन की कुछ एनर्जी होती है और वो एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्योंकि फोटोन की जो डिस्कवरी है ये करी हुई थी प्लांक ने, तो यहां पर जो है ये बन गया आपके पास H, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक, चलिए, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं, H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नाउ अभी आप ये समझिए कि जो फोटोन है, फोटोन के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि देखो फोटोन क्या है, फोटोन से मिलकर के लाइट बनी है, तो फोटोन की जो स्पीड है ये क्या है, लाइट की स्पीड ही है, 3×8 मीटर पर सेकेंड। फोटोन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भाई इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर कहें कि फोटोन की कुछ फिक्स एनर्जी होती है। हर एक फोटोन की, हर एक एनर्जी के पैकेट की कुछ एनर्जी है जो कि होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन में कोलाइड विद ए मटेरियल, फोटोन जब किसी मेटल के साथ कोलाइड करते हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व होती है, एनर्जी आई यहां से पैकेट के फॉर्म में और इसने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर, एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन फोटोन का जो नंबर है, नंबर में और मे नॉट बी कंजर्व। जो नंबर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स में और मे नॉट बी कंजर्व्ड। जरूरी नहीं है कि जितने फोटोन आए उतने ही फोटोन वापस जाएं, क्योंकि कुछ फोटोन वहां पर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फोटोन का जो रेस्ट मास है ये 0 है, मतलब अगर कोई फोटोन रेस्ट में होगा तो वो फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बात समझ में आ रही है ना। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से कहा गया कि जो रेडिएशन आ रही है वो फोटोन से मिलकर के बनी और हर एक फोटोन की जो एनर्जी है ये E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें समझना है, तो आइंस्टाइन ने ये बताया, एक्सप्लेन करा कि जो भी फोटोन की एनर्जी है, जैसे अगर आप इस चीज को यहां पर समझें तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ये मेरे पास एक मेटल है और यहां से रेडिएशन आई इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो भाई क्या हो रहा है कि यहां से जो भी टोटल एनर्जी मिली, ये एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक सबसे पहले क्या चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि भाई पहले तो वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी मिले ताकि ये इस सरफेस से बाहर निकल पाए, और उसके बाद इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। क्या मिल जाए, काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो भी एनर्जी है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, टोटल एनर्जी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक पार्ट क्या करेगा, वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएगा, और एक पार्ट क्या करेगा, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो जो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है एक से, प्लस एक पार्ट वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराता है। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी। चलो, तो E इज इक्वल टू एच न्यू,
तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये क्या होगी, टोटल एनर्जी में से सिर्फ वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हटा दो तो बाकी जो बचेगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को मैं एच न्यू नॉट लिखता हूं। क्या लिखता हूं, देखो वर्क फंक्शन भी तो क्या है, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है ना। तो मिनिमम एनर्जी कब मिलती है, जब वर्क फंक्शन भी क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी के फॉर्मूले से बन जाएगा। तो वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी कब मिलती है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। समझे, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वर्क फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो k इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये मेरी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक, इसी चीज को हम वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। k इज इक्वल टू एच, न्यू को मैं लिखता हूं c बाय लेमडा माइनस न्यू नॉट को मैं लिख दूंगा c बाय लेमडा नॉट। k इज इक्वल टू एच, c कॉमन आ जाएगा 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ठीक, तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई बट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ठीक, और ये जो एनर्जी है आप इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, चलिए भाई। तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई जो कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर नाउ, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर हमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने होते हैं। यहां पर हमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने होते हैं, क्वेश्चन भी कुछ बन जाते हैं इसी चीज को लेकर के। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे एक रिलेशन पता होना चाहिए, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बोलेंगे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज सम ऑफ, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी सम है। अगर आप ये रिलेशन नहीं करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट ग्राफ बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ना तो आप ग्राफ बनाओगे ना ही क्वेश्चन समझ पाओगे। ठीक, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, ई, हाँ जी ठीक है, ये E मतलब एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। चलो मैं इस बार वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन लिखता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर आप ये वाली कंडीशन में देखें तो आपको ग्राफ एक पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन या ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत यहां पर देखेंगे तो एक एक्सिस पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी रख रहा हूं तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आप ये देखो कि यहां पर ना m क्या है, स्लोप है, x क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये c क्या है, तो c की देखो y की जगह तो क्या हो गया m क्या बताता है, स्लोप बताता है, स्लोप क्या बता रहा है, m। ठीक है, तो यहां पर जो स्लोप है ये बताएगा h। ठीक, नाउ अभी देखिए जरा, c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये क्या है यहां पे, माइनस w। कई जगह वर्क फंक्शन को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस फाई आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, माइनस फाई या माइनस फाई नॉट। ठीक, चलिए वर्क फंक्शन। तो अभी क्या होता है ना, ये इस तरह से ग्राफ बनाना होता है आपको, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ में आप क्या देखते हैं, इस ग्राफ में आप क्या देखते हैं, बोला सर हम तो कुछ नहीं देखते हैं लेकिन हम आपको दिखाते हैं। देखो, जैसे मान के चलो ये मेरे पास ना यहां पर इस जगह पे है काइनेटिक एनर्जी जिसको मैंने सिंपल के से रिप्रेजेंट करा है, और इस जगह पे है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो अब आप क्या देखते हैं कि देखो ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप लाइट इंसिडेंट कराएं और वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाए। हाँ, क्या होता है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जितनी फ्रीक्वेंसी आप नहीं प्रोवाइड कराते तब तक ये नहीं निकलेगा। तो आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो है इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिला, ये लीनियर जा रहा है। ठीक, तो यहां पर आप भी देखेंगे कि ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंची तो काइनेटिक एनर्जी इसको नहीं मिली। और अगर आप इसको पीछे की साइड रिट्रेस करेंगे तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे जिसको आप बोलेंगे ये क्या है, ये देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो y हमने y दिखाया इसको। अब x एक्सिस पे दिखाया हमने, x एक्सिस पे दिखाया हमने न्यू को दिखा दिया। m क्या है, m
यहां पर जो स्लोप है ये क्या है, स्लोप बता रहा है प्लांक कांस्टेंट। यहां पर जो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ के न्यू ग्राफ रिप्रेजेंट प्लांक कांस्टेंट। अब यहां से क्वेश्चन भी बनता है सर, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बताता हूं। ठीक, चलिए अब ये इतना हो गया, ये माइनस वर्क फंक्शन हो गया ये, क्योंकि ये क्या है, ये वाली लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। अब आपको 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, अब आपको कोई वैल्यू दे दी, काइनेटिक एनर्जी कोई वैल्यू दे दी, और आपको यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे के की कुछ वैल्यू दे दी, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कुछ वैल्यू दे दी। अब आपसे पूछे प्लांक कांस्टेंट निकाल दो, क्या निकाल दो, प्लांक कांस्टेंट। तो आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप मतलब tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा, आप यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो मैंने एक रफ वैल्यू दी, तो आप इस चीज को दिमाग में बिठाएं और ध्यान रखें। ठीक, चलिए, तो ये हो गया एक। अब आपको ये समझना है कि सेम जो है ग्राफ बनता है काइनेटिक एनर्जी के बदले पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे देखो ना, समझिए, तो मान के चलो कि मेरे पास ना यही इक्वेशन है, k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अभी k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो, जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क को मैंने लिखा, वर्क को क्या लिखा, देखो, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात है, तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज को मैं लिखा इलेक्ट्रॉन, तो के को मैं लिख सकता हूं E इंटू वी। के को क्या लिख सकता हूं, E इंटू वी। देख लो जरा, के को मैं लिख सकता हूं E इंटू वी। तो यहां से इस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखा E इंटू वी। वी क्या है, पोटेंशियल, और यहां पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ अभी देखिए, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वी नॉट, अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी एच बाय ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू बाय ई। तो अब आप यहां पे देखो कि ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं कि ये जो है आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि h बाय ई ये क्या है, m, और m क्या होता है, स्लोप, और ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पोर्शन, समझ गए ना। तो अभी आपको ये समझना है, अभी आपको ये समझना है कि भाई ये कभी आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम दिस ग्राफ। तो पहली चीज तो आप यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, और ये जो ग्राफ है अब बनेगा किस किस के बीच में, ये ग्राफ बनेगा लेट्स से स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो अब जैसे आपने ये यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, तो अगर ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है ना सर, तो आपको करना है, आपको यहां पर ये इस तरीके से, तो अब आप यहां पे सिर्फ W नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, W बाय ई, माइनस डब्ल्यू बाई ई। समझ गए बात को, क्लियर। नाउ ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आपको मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ये किस तरीके से आया। तो आप ये बताओ कि इस ग्राफ में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, h बाय ई देगा। क्लियर है। नाउ तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर एक आध क्वेश्चन ही बन जाता है। तो ये रिलेशन जो है, ये मैंने जस्ट आपको अभी बना करके दिखा दिया। ये जो हमने पढ़ा है ये यही है, शायद नहीं है, ये अलग है, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ये तो हमने बना लिया है जस्ट अभी पिछले वाली स्लाइड पे, इसी पे अभी जस्ट हमने बना लिया। तो अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का बनाना है, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी हो चुका है, देख लो जरा। ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी का। यहां पे क्लियर हो गई सारी चीजें। ना आगे बढ़ जाते हैं। जो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो उसमें सारी चीजें आपको ये बनी हुई लिखी हुई मिल जाएंगी। यहां पर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे मान के चलो कि दो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, न्यू1 एंड न्यू2, ठीक। न्यू1 और न्यू2 फ्रीक्वेंसी है। ये किसी मेटल, दो अलग अलग फोटो सेंसिटिव सरफेस पे जाकर के
ये आती हैं। लेट्स से ये एक फोटोसेंसिटिव सरफेस है ए और ये एक फोटोसेंसिटिव सरफेस है बी। इसका वर्क फंक्शन है W1 और इसका वर्क फंक्शन है W2 और यहां पर आपको गिवन है कि W1 इज ग्रेटर देन W2, ये गिवन है। तो अब आप ये बताओ, और चलो यहां पे डायग्राम में दिखा देता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है। तो अब आप ये बताओ कि विच वन ऑफ टू रेडिएशन विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी, विल हैव चलो ठीक है, विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिखा होना चाहिए विच वन ऑफ, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2 इंसिडेंट टू फोटोसेंसिटिव सरफेस, वर्क फंक्शन W1 एंड W2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक 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 ना, सही है। तो आप यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि दो रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 है, दो अलग अलग फोटोसेंसिटिव सरफेस पे आती हैं। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बोथ केसेस सेम। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी k है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी k है। तो ऐसे केस में आप ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा है, विच वन ऑफ टू रेडिएशंस विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी, ν1 ज्यादा है कि ν2। तो आप ये समझिए कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेट्स से मान के चलो, चलो ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बराबर। तो उसका मतलब यह है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो आप जरा सोचो कि अगर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसमें क्या लिखा है, वर्क फंक्शन ज्यादा, W1 की वैल्यू ज्यादा है, W1 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। तो जरा सोचो कि इस फ्रीक्वेंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा, इसको वर्क फंक्शन फुलफिल करने में ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करानी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका अगर W1 ज्यादा है, W1 ज्यादा है तो बराबर काइनेटिक एनर्जी के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ν1 इसको भी ज्यादा होना पड़ेगा। अगर ν1 ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी आएगी और बड़ा वाला वर्क फंक्शन भी इसको प्रोवाइड करा देगी और बराबर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। तो ν1 इज ग्रेटर देन ν2। अगर ν1 छोटी हो जाती तो आप देख ही रहे हो W1 ज्यादा है, मतलब ज्यादा वर्क फंक्शन देना पड़ेगा। अब वर्क फंक्शन में इसका पार्ट ज्यादा खर्च हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर जो है बराबरी पाएगी। तो इसलिए ν1 बड़ी है और ν2 छोटी है। अच्छा, यहां पर ना एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है उस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को जो है बढ़िया से बिल्डअप करेगा और ये ना सैंपल पेपर वगैरह में भी आपको मिल जाएगा और आने के चांसेस भी इसके होते हैं फाइनल एग्जाम में। देखो आपको समझना है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि इफ frequency of incident radiation is made double, कह रहा है कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें देन what will be the new काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि देखो हमें तो ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतना पता है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो फिर काइनेटिक एनर्जी को भी डबल होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली मैंने कहा बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है सर, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको ये समझा देता हूं, अंदर होता है जरा सा लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है देखिए। तो जैसे मान के चलो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है, जैसे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक पार्ट इसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जैसे टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी जो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इस वाले केस में कह रहा है, आप ऐसे मान के चलिए कि लेट से आपके पास एक ये मटेरियल है और दूसरा यही मटेरियल है, क्योंकि उसने बोला है कि बस फ्रीक्वेंसी को आपने डबल करा है। तो लेट से पहले वाले केस में एनर्जी थी एच न्यू और दूसरे वाले केस में एनर्जी थी 2h न्यू। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो एनर्जी भी डबल हो गई। तो आप ये देखो एच न्यू जब काइनेटिक जब फ्रीक्वेंसी थी तो यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ k1 और समझो ना जो भी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन डिवाइड होती है ना। अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी अगर वो डबल हो गई
तो ये भी डबल हो गई एनर्जी, तो 2h न्यू इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी हो गई K2 प्लस, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम है तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप यहां पर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड से, तो व्हाट यू गेट कि भाई 2h न्यू बाय h न्यू, इक्वेशन सेकंड ये फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक। नाउ तो यहां पर क्या देखते हैं, K2 प्लस W इज इक्वल टू K1 प्लस W, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू K1 प्लस W इज इक्वल टू, यहां पर सिर्फ बचेगा K2 प्लस W। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि 2K1 प्लस 2W इज इक्वल टू K2 प्लस W। 2K1 माइनस W, ये W ट्रांसफर हो गया, प्लस 2W माइनस W इज इक्वल टू K2। तो आप क्या देखते हैं, K2 इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ K1, 2K1 प्लस W। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो रही है, हल्की सी डबल से ज्यादा हो रही है। काइनेटिक नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल से, K1 से डबल तो हो रही है, लेकिन प्लस में वर्क फंक्शन है। क्योंकि समझो, क्योंकि वर्क फंक्शन तो आपको एक बार प्रोवाइड कराना है, वर्क फंक्शन तो आपको सिर्फ एक बार प्रोवाइड कराना है, उसके बाद थोड़ी ना वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराना है। तो सिर्फ पहले वाले पार्ट में वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी कट गई, उसके बाद तो वर्क फंक्शन की एनर्जी कट नहीं होगी। तो बस आप भी समझ गए कि हल्का सा वर्क फंक्शन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल इफ फ्रीक्वेंसी इज मेड डबल्ड। अगर आपने 3 टाइम्स कर दी तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 2W टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डेरिवेशन फॉर इट्स वेवलेंथ। तो सुनो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, इसको आप डिब्रॉय भी कहते हैं, ठीक, लेकिन जो आपको ठीक लगे वो पढ़िए। तो जो डिब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली का बेसिकली ये कहना था कि जैसे रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, वैसे ही पार्टिकल यानी मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर तो हम देख सकते हैं, लेकिन वेव नेचर को हम देख नहीं सकते। तो डी ब्रॉगली ने यह बताया कि कोई भी पार्टिकल आप लें, कोई भी मैटर आप लें, अगर वो मूविंग स्टेट में है तो उसके साथ एक वेव हमेशा एसोसिएटेड होती है जो उसको कंट्रोल करती है, और उस वेव को आप बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अब सवाल यह आता है कि सर अगर ऐसा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है ये वेव। तो डी ब्रॉगली ने जो इस वेव की वेवलेंथ बताई, ये बताई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड चल रहा है तो हम इसको यहां पे लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, समझना। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये क्या है, यह है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ जिस मैटर के साथ, जिस मूविंग मैटर के साथ ये वेव एसोसिएटेड है, उसी मूविंग मैटर की वेवलेंथ, मतलब उसी वेव की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर, इसी वेव को क्या बोला, मैटर वेव बोला। अच्छा, अब आपको यहां पर ये समझनी है कि सवाल ये है कि सर हमें ये वेव दिखाई क्यों नहीं देती है। तो यहां पर डी ब्रॉगली ने बताया कि ये जो वेव है ये एक्चुअल में मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो या एक इलेक्ट्रॉन मान लो, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मान लेते हैं जो कि नॉर्मल 1 ग्राम का है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, हमने माना प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक, अपॉन मान के चलो कि कोई भी मास जो है वो 1 ग्राम का है। अब 1 ग्राम तो बहुत छोटा होता है ना, तो हमने 1 ग्राम का है तो केजी में कन्वर्ट करके इसको लिखा 10 टू द पावर माइनस 3 केजी इंटू। अब ये भाग रहा है मान के चलो 1000 मीटर पर सेकेंड। बहुत होता है कि आप 1 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएंगे, या 10,000 मीटर पर सेकेंड। चलो 10,000 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, तो सिंपल में 10,000 लिखा छोड़ दिया, या 10 की पावर 4। लैम्डा सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में रखिए तो आंसर इसका मीटर में आएगा, है ना। नाउ अभी आप समझो कि बेसिकली आप ये देखो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि 6.63 इंटू 10 टू दी पावर
ये यहां से -3 एक 1 और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस के 35 मीटर। समझ गए? समझ गए? ये आपका अगर मैंने v माना 10,000 मीटर पर सेकेंड और मास माना अगर मैंने 1 ग्राम, तो ये कैलकुलेशन आ रही है 4 जीरो ऊपर चली जाएंगी तो माइनस के 10⁻34, ये ऊर जाए प्लस का 10⁻30, ठीक है -35 मीटर। तो जरा सोचो कि अगर 1 ग्राम का मास इतने तेज भागता है तो उसकी वेलोसिटी ये होने वाली है, तो उसकी वेवलेंथ इतनी होने वाली है। और अगर वो धीमे धीमे भागता है, अगर उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर उसकी वेलोसिटी है लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड, धीमे धीमे चलता है, तब क्या होगा? तो भैया तो ये थोड़ी सी जो है बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर हम 1 मीटर पर सेकंड मानते हैं इसकी वेलोसिटी, तो ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, इफ v इज इक्वल टू उतना, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर ये -31 मीटर। इतनी हो जाएगा। अगर आप यहां पे सिर्फ 1 पुट करेंगे तो ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाए 10⁻31 मीटर। तो जरा सोचो कि डी ब्रॉगली ने ये कहा कि भाई ये जो है ना नॉर्मल जो मैटर हम देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो सर 1 ग्राम का तो है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, 1 ग्राम भी बहुत बड़ा मैटर है, समझे? तो फिर हम कैसे मान सकते हैं? हम तो कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो भाई क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे डेविशन और जर्मर, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, डेविशन और जर्मर, जिनका एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। बहुत सारे बोर्ड, सीबीएसई नहीं, बहुत सारे बोर्ड ने हटा दिया है अभी के लिए। तो डेविशन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास जो है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि पार्टिकल है तो उसके पास भी वेव नेचर होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, कुछ इस तरीके के, जैसे डिफ्रैक्शन में ग्राफ हमने देखा था ना, डिफ्रैक्शन में ऐसा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। ये किसने बताया था? डेविशन जर्मर ने बताया था, डेविशन जर्मर ने बताया था, ठीक। प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखी है मैंने डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे, अगर 10 मिनट की नॉलेज के लिए सिर्फ देखना हो तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब सवाल ये आता है, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो सर ये कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर समझेंगे, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, चलो निकाल देते हैं। जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर निकल आएगा। एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ये होती है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट 1/37 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो आप यहां से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो, तो अभी हम अगर फॉर्मूला वगैरह हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो ये वर्क मैं आपको दे देता हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। होमवर्क में मैं आपको दे देता हूं, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या निकालनी है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पर अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप इसको कैलकुलेट करो, और ये आपका होमवर्क है, ताकि मुझे पता पड़ेगा कि आप भी यहां तक आए और आप बढ़िया से पढ़ रहे हो। चलिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू, चलो मैं यहां पे वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, बट मैं इतना कह रहा हूं कि आप यहां पर 1/37 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये वैल्यू ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी है, c/137 होती है। नाउ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv से आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे 6.67 6.63 10⁻34 अपॉन, यहां पर कितना हो जाएगा, मास की जगह 9.1 इंटू 10⁻31, और ये यहां पे देखो c/137 कर दोगे तो 137 पहुंच जाएगा ऊपर, और c पहुंच जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3/8 मीटर पर सेकेंड यहां पे। तो अब आप इसको यहां से कैलकुलेट करो, बताओ जरा, क्या ये कैलकुलेशन एक बार में नहीं हो जाएगी? बहुत, आप ये मान के चलें कि पलक झपकते ये कैलकुलेशन हो जाएगी, बट आंसर मुझे अब आपसे ही चाहिए। 9 से कटेगा, 6 टाइम चला जाएगा, आप कर लेना, ठीक। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मुझे पता पड़ पाए। क्लियर? नाउ, तो अभी अगर हम इसको
अभी अगर हम इसको प्रूफ भी करना चाहते हैं तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम प्रूव करेंगे, देखो। तो यहां पर क्या है, ग्राफिकली भी हमें बताना है कि जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वगैरह है और वेवलेंथ उनका क्या रिलेशन है। देखिए सबसे जरूरी बात कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज E इंटू वी नॉट। मैंने अभी क्या बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है ये क्या है कि जो भी वर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी को एक जैसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो मुझे पता है कि भाई कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, एच अपॉन एम वी होता है। अब यहां से मुझे यह भी पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं E इंटू वी नॉट। जस्ट मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो आप ये समझो कि एम वी को क्या लिख पाऊंगा, 2 चला जाएगा इस साइड, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया E इंटू वी नॉट, ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये 2 साइड आ गया ना। अब अगर मैं m का इंटू यहां पे कर दूं, दोनों साइड m का इंटू कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा 2m E और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का V नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E B नॉट, ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए तो यहां से ना mv की जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट आ जाएगा √2m E B नॉट। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूं तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √2m E V। यहां पे E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर इस E के अलावा कुछ और होगा तो हम यहां पर जो फॉर्मूला है वो कुछ और बना सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कोई और चार्ज, जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया, तो हम उसके लिए H अपॉन परमानेंट फॉर्मूला बना दें जो सबके लिए काम कर जाए, m q इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है यहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं सभी वैल्यूज को पुट करूं और सिर्फ मुझे यह ना पता हो कि B जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है यहां पर जो V नॉट है ये क्या है, यहां पर V नॉट है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, तो मैं यहां पर लिख भी सकता हूं MeV ना, ये यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, B क्या है यहां पे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो क्या होता है कि जब मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा करके एक्सेलरेट कराऊंगा तो ये तभी तो ये मूव करेगा बहुत एनर्जी के साथ। और जब मैं इसको एक्सेलरेट कराऊंगा तो मैं ये पाऊंगा कि भाई इसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएट होगी और उसकी मुझे वेवलेंथ निकालनी है। तो यहां पर जो V है दैट इज योर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर नाउ। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप यहां पर समझें, ये हो गया फॉर एनी चार्ज। अगर मैं वैल्यूज वगैरह पुट करता हूं प्लांक कांस्टेंट वगैरह की, तो ये वैल्यू निकल के आती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू मतलब अपॉन अंडर रूट वी, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो मतलब अगर आपको दिया गया कि मैंने 10 वोल्ट से अगर इस, और ये एंगस्ट्रॉम में है, किसमें है वैल्यू, ये है एंगस्ट्रॉम में, क्लियर। तो अगर एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, तो अगर मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल यूज करा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। और यहां से भी देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2me रूट वी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल तो नहीं बदलता, सिर्फ क्या बदलता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, कि आप ये मान के चलिए कि जो लैम्डा है, हमने क्या देखा कि ये अंडर रूट वी के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या अगर मैं ऐसा बोलूं तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v, या इसी को मैं और लाके बोल सकता हूं, और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब मैं कहता हूं तो मुझे बोलना है 1/√v। जब मैं कहता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रूट v के साथ तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन 1/√v के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? होनी तो चाहिए ना। कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूं आपका। तो अभी क्या है ना, तो मैंने शायद उस बात का जवाब आपको दे दिया होगा। डेली लाइफ में जो हम मासेस देखते हैं वो मासेस बड़े होते हैं, इसलिए हमें मैटर वेव का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जो बहुत छोटे मासेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इनका जो मास काफी कम होने के कारण से जो वेवलेंथ है वो इतनी आ सकती है कि हम उसको नोटिस कर सकते हैं लाइट की वेवलेंथ के आसपास। ठीक है, तो मैटर वेव एग्जिस्ट करते हैं, इसको डेविड जर्मर ने एक्सप्लेन करा था। अभी ये जो रिलेशन आपने पढ़ा है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। हाँ, और इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा, तो यहां पर आपको कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि अच्छा एक और चीज आप देखें यहां पे कि इसी रिलेशन से हमें यह भी पता पड़ता है, ये जो रिलेशन देखा कि जो लैम्डा है ये मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इस तरह से √m के। चलिए ठीक है, मतलब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें ये पता है। तो देखो, तो यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर सकता हूं दो तरीके से। जब मैं कहता हूं लैम्डा और 1/√v, तो मुझे पता है कि लैम्डा और 1/√v का जो रिलेशन है ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वहीं अगर ऐसा लिखा होता कि यहां पे लिखा है लैम्डा और यहां लिखा है √v, तो लैम्डा और √v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है। बहुत काम की बात है भाई, वन शॉट में आपको पूरे डिटेल का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारी चीजें आप समझ रहे हैं। चलिए, तो आपको ना ये इन चीजों का ध्यान देना है। तो अब मान के चलो एक ग्राफ ऐसा बना है, एक ग्राफ, तो ये अब मान के चलिए एक ग्राफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से। ठीक, ये एकदम नोट पॉइंट्स हैं। अब ग्राफ आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहां लिख सकते हैं दिस ग्राफ is given in question। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, या चलो इसको छोड़ देते हैं और सेम क्वेश्चन हम यहां पर जो है मैं बता देता हूं आपको। तो अगर इस तरीके की बात आ गई अपने पास कि ये ऐसे दिखा दिया, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, ये लिखा है लैम्डा और ये जो ग्राफ है दिस इज बिटवीन 1/√v। ठीक, तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये हो गया A और ये हो गया B। अब आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई 1H2 एंड 1H3। इन दोनों में से 1H1 कौन है और 1H3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1H2 और 1H3। देखो, तो मैं इतना कह सकता हूं, या ये भी पूछ सकता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा कम है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि देखो ऐसा है कि मास किसका ज्यादा होगा, तो मास ऑफ 1H3 इज लार्जर या इज ग्रेटर। तो भाई मास जो 1H3 का है ये कैसा है? ये मास ज्यादा है। तो हमने देखा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास √m। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ऐसा हो सकता है ना? जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो यहां पर पूछ क्या रहा है? यहां पर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लाइन। तो व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट? इसका स्लोप भी क्या बता रहा है, ये भी चीज हमें समझना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कौन सी लाइन कौन सी न्यूक्लियस को बता रही है। तो मैं यहां पे समझता हूं कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो आप ये देखो कि वेवलेंथ कम किसकी है? तो वेवलेंथ कम है इसकी, ए की वेवलेंथ
कम शो कर रहा है बराबर पोटेंशियल पे, है ना। या चलो मैं यहां पर देख लूं कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे मैं देखूं, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर तो वेवलेंथ किसकी कम है। देखो इसकी वेवलेंथ तो पर्टिकुलर पोटेंशियल है बहुत है, लेकिन तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि वेवलेंथ कम किसकी है, जिसका मास ज्यादा है। तो ये जो 1H3 तो यहां पर जो A है, A बता रहा है 1H3 को, A बता रहा है 1H3 को, A बता रहा है 1H3 को, तो B बताएगा 1H2 को, क्योंकि इसका मास कम है, 1H2 का मास कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा, सेम पोटेंशियल में वेवलेंथ आपको मिलेगी ज्यादा। एक चीज। अब दूसरी चीज, यहां पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वन शॉट में सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आपको, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो H, देखो आप समझो, अगर मैं इसको लिखता हूं लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2m, उसके बाद E इंटू 1/√v, ऐसे लिखता हूं मान के चलो। तो आप यहां पर देखेंगे कि लैम्डा को मैंने दिखाया y, ठीक, 1/√v को मैंने दिखाया x, और इसको दिखा दिया मैंने स्लोप मतलब m। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप जो है, ये स्लोप जो है, ये क्या बता रहा है, लैम्डा अपॉन √2 MEV। तो आप यहां पर डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, तो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा अपॉन, सॉरी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है H अपॉन, हाँ स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है H अपॉन √2 MEV, यहां पर क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन कर करके इसको समाप्त करेंगे बढ़िया से, और ये चैप्टर आपका वन शॉट में बढ़िया से निपट जाएगा। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, तो पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमने ये निकाल के रखा है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2 MEV, यहां पे Q भी हम ले लेंगे। चलिए ना अभी समझो, यहां पे समझना, द रेशियो बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 512 वोल्ट। तो प्रोटॉन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा गया 512 वोल्ट करा गया, और अल्फा पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करा गया, और उसका जो पोटेंशियल है वो x वोल्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि रेशियो की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात करी जा रही है कि अगर हम प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का की वेवलेंथ का रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 1। जबकि जो प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराया जा रहा है ये 512 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया जा रहा है, और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जा रहा है x वोल्ट से। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो लैम्डा p अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगी H अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू, आप यहां पे क्या लिख दोगे 512 वोल्ट, ऐसी फॉर्मूला लगेगा H/√2 ME या Q इंटू V। चलिए अपॉन, नाउ H अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू कितना है भाई x वोल्ट। चलिए देखिए जरा यहां पर ध्यान से देखना, आपको क्या देखने को मिलेगा कि H से तो H कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, H से तो H कैंसिल पलट जाएगा ना ये, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप ये देखो कि मास ये √2, यहां पे समझो √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू x, ये चल रहा है। अपॉन में क्या है, अपॉन में ये है 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू 512 इज इक्वल टू कितना है ये 1। ये ऊपर जाके पलट जाएगा, है ना, ये आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ऐसा जाएगा नीचे, तो भाई देखो ये फ्लिप मार जाएगा। ठीक, चलिए तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, क्या कि देखो यहां पे समझना, पहले तो मैं स्क्वायरिंग कर दूं, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, या स्क्वायरिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो ये बचेगा 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू यहां पे x की वैल्यू स्क्वायरिंग करने के बाद ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू 512 वोल्ट इज इक्वल टू 1। आप इसको इस साइड भेज सकते हो पहले, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप देख ले ध्यान से कि 2 से तो 2 कट जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर के बनता है एक अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अप्रॉक्स ऐसा होता है। और 2 प्रोटॉन है इसके पास, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अभी 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता नहीं है, तो दोनों प्रोटॉन पर तो चार्ज है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्लियर है? तो आप यहां पर देखो कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये कितना है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 1 अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज, चार्ज ऑन प्रोटॉन एज इट इज, इंटू में है 512। चलिए, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन से देखो, ये यहां से ये कैंसिल, इसके बाद यहां से ये कैंसिल, तो आपके पास ये बचेगा, कैंसिल करके देख लेते हैं इसको। देखो 4 2 जा 8, या पहले इसको ऐसे खत्म कर दो, ये यहां से कटा, ये बच गया 256, और 4 से कैंसिल करोगे तो 4 6 जा 24, और ये आपके पास 4 4 जा 64। तो यहां से ना x की जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 64 वोल्ट। ठीक, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर हम इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अगर हम अल्फा पार्टिकल को 64 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे और इसको 512 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे, तो फिर हम ये देखेंगे दोनों की वेवलेंथ का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। क्लियर? तो ये हो गया भाई, इतना बहुत ज्यादा हमने कवर कर लिया है छोटे से टाइम में। तो आप इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख चुके हो, नोट्स बना चुके हो, या नोट्स डाउनलोड कर लेना, तो आप ये पाएंगे कि आप अब PYQ लगाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे मतलब सारे बन जाएंगे। छोटा मोटा चेंज हो सकता है, वो अब आप इतने समझदार बन ही चुके हो। ठीक, तो बस इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि भाई और बच्चों तक पहुंच पाए, आप नहीं चाहोगे, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसको जरूर बांटो, शेयर करो, और भी स्टूडेंट तक देख पाए, ताकि ये जो मेहनत है ये थोड़े और बच्चों तक भी पहुंच पाए। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो, यहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट स्टफ मिलता रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने मेहनत जो करी है थोड़ी सी, मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में उसकी एनर्जी मुझे मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।